दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सीसैट प्रश्न पत्र में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीसैट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी प्रश्नों के रिवीजन में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता यानी लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी के वर्ष 2017 से 2021 में पूछे गए प्रश्नों को। इन प्रश्नों को हल करते समय हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस सीसैट के अंतर्गत तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों सबसे पहले हम वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों देखिए, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन और तर्क से कथन है कि क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। तर्क है कि हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतियोगिता या अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा। दूसरा तर्क है कि नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सशक्त है या फिर जो है कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें देखिए, तर्क एक जो दे रहा है उसको कमज़ोर तर्क कहा जाएगा क्योंकि केवल एक ही कंपनी को यातायात चलाने की अनुमति देने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कंपनी अपनी मनमानी करेंगी क्योंकि लोगों के पास यातायात की एकमात्र सुविधा रहेगी और केवल एक ही कंपनी की मोनोपोली होने से वो रेट संबंधी और सुविधाओं संबंधी जो अन्य सेवाएं हैं उसमें मनमानी करेगी। दूसरा जो तर्क है कि नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ये एक मजबूत तर्क है क्योंकि यात्रियों के लिए उनकी दैनिक दिनचर्या के अनुसार यातायात का व्यापक चुनाव का उपलब्ध होना जरूरी है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा केवल तर्क दो सशक्त है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब आइए सॉल्व करते हैं वर्ष 2020 में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता संबंधी जो प्रश्न पूछे गए थे उनको। देखिए, प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इसमें ये कथन है और किस तरह का कथन है आपको बताना है। तो सभी मनुष्य मरणशील है, ये सर्वव्यापी सकारात्मक कथन है। देखिए, ए का आपका तीसरा हो जाएगा। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो ये सर्वव्यापी निषेधात्मक हो जाएगा। बी का पहला। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो ये अंशव्यापी सकारात्मक हो जाएगा। और नहीं जहाँ पर है तो कुछ किसान धनी नहीं हैं, तो अंशव्यापी निषेधात्मक हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन के लिए। थोड़ा सा भी आप अगर जो ध्यान से इन शब्दों को पढ़ेंगे, इन वाक्यों को पढ़ेंगे, तो आप इस सूची को सुमेलित कर सकते हैं। सभी मनुष्य मरणशील है, ये सर्वव्यापी सकारात्मक कथन है क्योंकि ये सर्वव्यापी है और आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो नहीं जिसमें है ये सर्वव्यापी निषेधात्मक हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो अंशव्यापी सकारात्मक है। और कुछ किसान धनी नहीं हैं, तो ये अंशव्यापी निषेधात्मक है। तो सही कूट क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 और 2। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो और उसके दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उसमें तर्क दोष निहित होगा
किस तरह का? अनियमित मुख्य पद, सत्तात्मक तर्क दोष, अनियमित अमुख्य पद और अव्याप्त माध्यम। तो इसमें आपको बताना है कि किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो और दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उसमें तर्क दोष किस प्रकार का होगा? तो सही उत्तर है ये तर्क दोष सत्तात्मक तर्क दोष होगा। देखिए, किसी वैध मानक का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो और दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उसमें सत्तात्मक तर्क दोष निहित होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आइए अब सॉल्व करते हैं 2019 में पूछे गए प्रश्नों को। देखिए, पहला है कि अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथनों पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो ये आपका सही है क्योंकि आप जानते हैं सभी मनुष्य मरणशील हैं। दूसरा है कि कुछ हाथियों के सूंड होती है, तो ये आपका सही है क्योंकि कुछ हाथियों के सूंड होती है, कुछ के नहीं होती है। और तीसरा है कि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है कि कोई भी मनुष्य परफेक्ट या पूर्ण नहीं है। और चौथा कि सभी गुलाब लाल हैं, तो ये आपका सही नहीं होगा। इस कारण कि कथन सभी गुलाब लाल हैं सही नहीं है क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि सभी गुलाब लाल ही हों, जबकि आयोग ने इसका सही उत्तर विकल्प बी माना है। ऐसे तार्किक रूप से देखा जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आयोग द्वारा ये माना गया है कि कुछ हाथियों के सूंड होती है, ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि सूंड सभी हाथियों के होती है, इसलिए ये सही नहीं है। विकल्प बी को आयोग ने माना है, लेकिन तार्किक रूप से अगर आप देखें तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय अध्यापक हूं और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता है। इस गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानिए। देखिए, छल प्रश्न, दुर्घटना, चक्रक या मिथ्या कारण, इसमें कौन सा तर्क दोष है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चक्रक दोष है दोस्तों। चक्रक तर्क दोष की उपस्थिति इसमें है कि यदि कोई नया छात्र जो है, देखिए दोस्तों, नया छात्र ये कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ और तो उसकी बात अवश्य ही सिद्ध होगी क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। तो दोस्तों, इसमें चक्रक तर्क दोष है क्योंकि इस प्रकार के गद्यांश या कथन में जो सिद्ध किया जाना है वह पहले से ही आधार वाक्य में मान लिया जाता है। चक्रक का अर्थ होता है कि कथन में अनुमान लगाने का दोष है जिसे तर्क के निष्कर्ष से के समान अर्थ के लिए लिया जाता है। अगला प्रश्न कथन और तर्क पर है। तो देखिए, कथन है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तर्क है आपका कि हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। तो ये जरूरी नहीं कि एकमात्र उपाय है। और दूसरा, नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर दोनों तर्क 1 और 2 दोनों ही प्रबल हैं। और भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क इसलिए करना चाहिए क्योंकि साक्षरता के स्तर को सुधारने का ये एकमात्र उपाय है। तो ऐसे एकमात्र उपाय तो नहीं है, लेकिन दूसरा ये है कि आर्थिक ढांचे पर पहले से ही अधिक बोझ पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही प्रबल हैं क्योंकि साक्षरता के स्तर को सुधारने के लिए भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिए और इसके द्वारा आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। तो दोनों ही तर्क प्रबल हैं। अगला प्रश्न है गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, इसलिए यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इनमें निहित तर्क दोष कौन सा है? ऑप्शन देखिए, लोकोत्तेजक, श्रद्धामूलक, दयामूलक और अज्ञानमूलक। तो इसमें कौन सा कथन जो है तर्क दोष है इसमें? तो ऑप्शन ए, लोकोत्तेजक। दोस्तों देखिए, दिए गए सिद्धांत में जो तर्क दोष है वो लोकोत्तेजक है। जब सावधानी पूर्वक किए गए विवेचन की जगह उन युक्तियों का सहारा लिया जाता है
जो तथ्यात्मक निष्कर्ष के लिए भावना को समर्थन देने, उत्साह उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हों, यानी जब तर्क या तर्क वाक्य अप्रासंगिक होते हुए भी उसकी सत्यता प्रमाणित कराने के लिए लोगों में संवेदनात्मक आवेदन करने का प्रयास किया जाता है। लोकोत्तेजना के द्वारा असत्य तर्क वाक्य को सत्य प्रमाणित करने का प्रयत्न ही यह दोष उत्पन्न करता है। तो गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, इसलिए यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें लोकोत्तेजक निहित तर्क दोष है। अगला प्रश्न देखिए, युक्ति और उनसे संबंधित कथन देखिए। सभी भारतीय धार्मिक हैं और सभी पेंटर धार्मिक हैं। ये दो युक्तियां दी गई हैं। इनमें से आपको निष्कर्ष निकालना है कि इसलिए सभी पेंटर भारतीय हैं। तो इसमें कौन सा तर्क दोष है? विग्रह, सत्तात्मक, अव्याप्त मध्यम पद या चतुष्पदी। तो दोस्तों, भारतीय और पेंटर के बीच मध्य पद का अभाव है, जिससे दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं स्थापित हो सकता है। इसलिए दिए गए निष्कर्ष में निहित तर्क दोष अव्याप्त मध्यम पद है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस कथन पर विचार कीजिए कि क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? पहला तर्क है कि हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता है। दूसरा तर्क है नहीं, क्योंकि तर्क और आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा कि या तो एक अथवा दो। देखिए, तर्क या तो एक अथवा दो सही है, क्योंकि पहले तर्क में कहा गया है कि विज्ञान आस्था के रास्ता में नहीं आता और दूसरे तर्क में कहा गया है कि दोनों एक साथ नहीं आते। इसलिए एक समय पर दोनों में से कोई एक तर्क सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, या तो एक अथवा दो। अब आइए वर्ष 2018 में पूछे गए तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। पहला कथन है कि कमला रवि की पत्नी नहीं है। दूसरा है प्रेमलता रवि की माँ है। तीसरा है सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, कमला सीता की बहन है, प्रेमलता कमला की माँ है, सीता रवि की पत्नी है और कमला प्रेमलता की पुत्रवधू है। तो इनमें जब आप दिए गए संबंधों के आधार पर एक चित्र बनाइए, आप एक चित्र बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें एक चित्र बनाइए। यहाँ प्रेमलता है, प्रेमलता, तो यहाँ पी से प्रेमलता, और रवि की कमला रवि की पत्नी नहीं है, प्रेमलता रवि की माँ है, तो रवि की माँ हो गई प्रेमलता। इसके अलावा दिए गए हैं कि कमला रवि की पत्नी नहीं है, तो ठीक है, कमला रवि की पत्नी नहीं है। सीता जो है प्रेमलता एकमात्र पुत्रवधू है, प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू सीता है, तो प्रेमलता की पुत्रवधू यहाँ पे सीता को ले लेते हैं। तो रवि की पत्नी हो जाएगी सीता। तो आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर है कि जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये होगा कि सीता रवि की पत्नी है। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आधार वाक्यों के आधार पर दिए गए समूहों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है? पहला है कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है। दूसरा है कि कुछ सिपाही कायर होते हैं। इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है? कोई सिपाही कायर नहीं होता, और देखिए, सभी सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते और कुछ सिपाही बहादुर होते हैं। तो इसमें से इन आधार वाक्य की कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, कुछ सिपाही कायर होते हैं, इनके आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो यहाँ पर बहादुर जो है दोस्तों, कह रहा है कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, तो यहाँ पर कायर। तो आप देख सकते हैं, कोई भी बहादुर जो है वो कायर नहीं होता है और कुछ सिपाही कायर होते हैं। तो कायर में कुछ सिपाही कायर होते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष इसमें से निकलता है? दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। जैसे ये सिपाही हैं, ये नहीं होते हैं बहादुर, तो कुछ सिपाही, क्योंकि कुछ सिपाही कायर हैं तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही निष्कर्ष होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही निष्कर्ष निकालिए। सभी कवि आलसी होते हैं और दूसरा है कि कोई कवि आलसी नहीं होता है। इनमें से कौन सा तर्क निष्कर्षतः निकाला जा सकता है? देखिए दोस्तों, युक्ति 1 में दिया गया है कि सभी कवि आलसी होते हैं, तो ये कथन सत्य नहीं है। सभी कवियों के विषय में कहना संभव नहीं है। कथन बी में दिया गया है कि कोई कवि आलसी नहीं होता है, ये कथन भी पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि हम सभी कवियों के विषय में इस प्रकार का सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों असत्य कथन हो सकते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी कवि आलसी होते हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि सभी कवि आलसी नहीं हो सकते हैं। और दूसरा ये कि कोई कवि आलसी नहीं होता है, ये भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कवि आलसी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा, ए और बी दोनों असत्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? तो सही उत्तर है, इसमें निहित तर्क दोष संग्रह है। देखिए, संग्रह या कंपोजिशन तर्क दोष ये एक प्रकार का अनौपचारिक तर्क दोष है, और यह तत्व तब उत्पन्न होता है जब कुछ भाग के लिए सत्य तथ्य को संपूर्ण के लिए सत्य मान लिया जाता है। इसमें तर्क दिया जाता है कि हर भाग में कोई न कोई विशेषता होती है, तो संपूर्ण में भी वह गुण अवश्य होगा। तो इसलिए प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें संग्रह तर्क दोष निहित है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर संबंधित है। कथन है कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, कारण है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? देखिए दोस्तों, आप अब से पढ़िए कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ये सही है, और कारण जो है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है, ये भी सही है। और इसके साथ साथ कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि शिक्षा के बल पर ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए विकल्प ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है कि लोहा एक सस्ती धातु है, यह उदाहरण है किस? आकस्मिक परिभाषा का, अलंकारिक परिभाषा का, पर्यायवाची परिभाषा का, या फिर अव्याप्त परिभाषा का? तो सही उत्तर हो जाएगा, लोहा एक सस्ती धातु है, ये आकस्मिक परिभाषा का उदाहरण है। दोस्तों, आकस्मिक परिभाषा अनौपचारिक तार्किक तर्क दोष है, और इसे ऐसी स्थिति के लिए सामान्य नियम का उपयोग करता है जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कुर्सियों की टांग, पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन एक उदाहरण है किसका? तार्किक विभाजन, भौतिक विभाजन, मिश्रित विभाजन, या आध्यात्मिक विभाजन का? तो सही उत्तर है, कुर्सियों की टांग, पिछला हिस्सा और सीट में विभाजन ये भौतिक विभाजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं। संस्कृत एक भाषा है, अतएव संस्कृत सीखने में कठिन है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अव्याप्त मध्यम पद, संग्रह, विग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं, सही है, और संस्कृत एक भाषा है, ये भी सही है। इसलिए संस्कृत सीखने में कठिन है, इसमें अव्याप्त मध्यम पद तर्क दोष है। एक प्रकार का ये औपचारिक तर्क दोष है, जब दोनों कथनों में प्रदर्शित होने वाला पद अवितरित हो और मध्यम पद को कुछ संदर्भित करता हो किंतु सभी को नहीं, तब वह तर्क दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अव्याप्त मध्यम पद तर्क दोष सही हो जाएगा। अब आइए वर्ष 2017 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न है, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है। इसमें कौन सा निहित तर्क दोष है? ऑप्शन है आत्माश्रय, अवैध सामान्यीकरण, चतुष्पदी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कि अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है। इसमें अवैध सामान्यीकरण तर्क दोष है, इसको इलिसिट जनरलाइजेशन कहा जाता है। इसमें एक घटना या कुछ उदाहरणों के आधार पर घटना के सभी उदाहरणों के विषय में निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों को चोरी करते हुए देखने पर यह सामान्यीकरण कर देना कि सभी व्यक्ति
चोर हैं, ये अवैध सामान्यीकरण तर्क दोष है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कथन है, कारण है कि चांदी कुचालक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन चांदी का प्रयोग तार बनाने के लिए इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि चांदी अपेक्षाकृत महंगी होती है। और कारण में कि चांदी कुचालक है, ये आपका गलत हो जाएगा सीधे सीधे। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधार वाक्यों के लिए दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब आधार वाक्य हैं, सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं। तो जितने भी विमान चालक हैं वो बहादुर व्यक्ति हैं। और दूसरा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं। तो देखिए, सभी अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये सभी विमान चालक हैं। और दूसरा कह रहा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं। तो आप देख सकते हैं। और सभी जो कह रहा है, सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं और सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर बहादुर व्यक्ति हो जाएगा। तो आप अगर जो इस आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे तो सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी अंतरिक्ष यात्री ये बहादुर व्यक्तियों के अंतर्गत शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न है, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। यदि यह तर्क वाक्य सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। इस तर्क वाक्य की सत्यता अथवा असत्यता के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, सत्य है, तो तर्क वाक्य सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं निश्चित तौर पर असत्य है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, ये किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इसमें कौन सा निहित तर्क दोष है। देखिए, अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यीकरण का, चतुष्पदी का, संग्रह का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यीकरण जो है इसमें निहित तर्क दोष है। तो याद रखिएगा कि बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, इसलिए बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इसमें अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यीकरण का तर्क दोष है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है। तो आप देख सकते हैं, अर्थांतर दोष, संग्रह, विग्रह या अवैध सामान्यीकरण। तो कौन सा दोष है दोस्तों, इसमें अर्थांतर दोष है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका कारण ये है कि यदि कोई युक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष को स्थापित करना है, किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाती है, तो अर्थांतर दोष होता है। तो याद रखिएगा, वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसमें अर्थांतर तर्क दोष है। अगला प्रश्न है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत न करते। इसमें निहित कौन सा तर्क दोष है। ऑप्शन है चतुष्पदी, अर्थांतर, आत्माश्रय या अवैध सामान्यीकरण। तो देखिए दोस्तों, दिए गए कथन में अवैध सामान्यीकरण का तर्क दोष है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और इस तर्क दोष में छोटे छोटे साक्ष्यों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को सत्य मान लिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। इसमें कौन सा तर्क दोष निहित है। ऑप्शन है अर्थांतर, चतुष्पदी, कुसादृश्य या विग्रह। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि इसमें अर्थांतर तर्क दोष है। और इस तर्क दोष में छोटे छोटे साक्ष्यों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को वह मूल बिंदु से संबंधित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 और 7 एक संख्या है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, संग्रह, विग्रह, चतुष्पदी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, ये विग्रह तर्क दोष के उदाहरण है।
दोस्तों देखिए, आप कह सकते हैं कि 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, इसलिए 6 और 7 एक संख्या है। ये विग्रह तर्क दोष का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। कथन है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, और कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होते हैं। तो कथन के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो इस आधार पर आप तर्क निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है। तो देखिए, विग्रह, संग्रह, आत्माश्रय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें विग्रह तर्क दोष निहित है। और आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर के विषय में सत्य कथन को हैमलेट के विषय में सत्य बताया गया है, जो कि विग्रह तर्क दोष का उदाहरण है। अगला प्रश्न और आज का जो हम प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि युद्ध का लक्ष्य अस्थायी शांति है, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। इसमें कौन सा निहित तर्क दोष है। आत्माश्रय, चतुष्पदी, अवैध सामान्यीकरण या विग्रह। तो सही उत्तर है आत्माश्रय तर्क दोष इस वाक्य में निहित है, क्योंकि इसमें या आत्माश्रय तर्क दोष में निष्कर्ष को ही अथवा निष्कर्ष के पर्यायवाची पदों को निष्कर्ष का आधार वाक्य मान लिया जाता है, जो कि आत्माश्रय तर्क दोष के रूप में परिलक्षित होता है। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को जो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन में हमने तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता के 2017 से 2021 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। और इसमें आप देख सकते हैं कि 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो उसी जो है फॉर्मेट में पूछे गए हैं जिसमें कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एक बार ज़रूर आप देख लीजिए, ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न इसी फॉर्मेट के या इसी तरह से हूबहू आते हैं तो आप उनका सही उत्तर दे सकेंगे। वीडियो या ये जो रिवीजन श्रृंखला है आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।